जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में डिस्कस करूंगा स्पीकिंग। अभी जब शॉर्ट्स अपलोड हुआ था उसके बाद आप लोग मुझे बोल रहे थे कि सर स्पीकिंग की क्लास में बेटर स्कोर कैसे किया जाए, उसके लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड करूं। तो लेक्चर आपके सामने है। आज की क्लास में मैं स्पीकिंग का बेसिक फॉर्मेट कवर नहीं करूंगा और साथ ही साथ ये भी कवर नहीं करूंगा कि बैंड 6.5 या फिर बैंड 6 कैसे स्कोर किया जाए। आज की क्लास मेनली डिपेंड रहेगी कि 6.5 से ऊपर कैसे स्कोर किया जाए, मतलब एटलीस्ट ऑफ अ 7 बैंड की क्लास आज रहेगी। 7.5, 8 और इवन 8.5 ये स्कोर कैसे टच किया जाए स्पीकिंग में, वो सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। बेसिक रूल्स, क्या फॉर्मेट होता है, वो सारी चीजें हम किसी और इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो का जो मेन फॉर्मेट रहेगा, मेन क्राइटेरिया रहेगा, वो ये रहेगा कि एक अच्छा बैंड स्कोर कैसे अचीव किया जाए। अब आज के लेक्चर में मैं बैंड 7 के बारे में भी डिस्कस करूंगा, 7.5 के बारे में भी डिस्कस करूंगा, इवन 8 और फर्दर भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि सेक्शन वाइज में डिवाइड करूंगा चीजों को। लाइक बैंड 7 में क्या होना चाहिए, देन उसके बाद बैंड 7.5 या 8 में क्या इंप्रूवमेंट आता है, देन 8 या उससे फर्दर क्या इंप्रूवमेंट आता है। तो सेक्शन वाइज आज मैं डिवाइड करूंगा स्पीकिंग को कि क्या क्या होना चाहिए और किस किस तरीके से होना चाहिए। तो पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं जो एटलीस्ट बैंड 7 की स्पीकिंग में होना चाहिए। अब बैंड 7 में होना चाहिए, दैट मीन्स ऑब्वियसली बैंड 8 और 7.5 में 8.5 में होना ही चाहिए, राइट। तो कुछ क्राइटेरिया जो बाकी सब में सेम रहेगा, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं सेक्शनल वाइज डिस्कस कर लूंगा। अब एक तरीका ये हो सकता है कि मैं आपको बैंड डिस्क्रिप्टर एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि विद माय एक्सपीरियंस जो स्कोर करने के लिए जरूरी है वो आपको बता दूं। तो बैंड डिस्क्रिप्टर आपको कहीं भी मिल जाएगा, रेदर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो आज मेरा फोकस ये रहेगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ माय एक्सपीरियंस एक 7.5 वाले स्टूडेंट ने क्या क्या बोला है जिससे से 7.5 आया है, या 8 वाले स्टूडेंट ने क्या बोला है, या फिर फर्दर मोर लाइक ऐसा 8.5 या फिर 9 वाले स्टूडेंट ने क्या बोला है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां बताऊंगा। बैंड डिस्क्रिप्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं आज, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट यू नीड टू कीप इन अ माइंड ऑलवेज इज कि जब आप बोलें तो स्पीक एटलीस्ट ऑफ 4 sentences। आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें एटलीस्ट 4 सेंटेंस होने चाहिए। मैं स्पेशली बात कर रहा हूं पार्ट 1 और पार्ट 3 के बारे में, कि जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो आपका रिस्पॉन्स इतना लंबा होना चाहिए कि उसमें एटलीस्ट 4 सेंटेंस कवर हो। अदरवाइज क्या देखा गया है जनरली कि जिन स्टूडेंट ने 4 या उससे कम सेंटेंसेस बोले हैं उनका स्पीकिंग का स्कोर 7 टच होने में बहुत प्रॉब्लम हुई है। एंड दैट हैज अ रीजन कि आप एग्जामिनर को अगर जज करने का क्राइटेरिया नहीं दोगे, आप एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में वर्ड्स नहीं बोलोगे, तो एग्जामिनर कैसे जज करेगा आपको। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें यह चीज क्लियर मेंशन थी कि जो स्टूडेंट 6.5 से अबव स्कोर कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा बोल रहे हैं। तो एटलीस्ट 4 सेंटेंस आपके होने चाहिए जब भी आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाए। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपको पूछा गया प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊं। फर्स्ट आप आपका नेम बताओगे, देन आप आपका सिटी बताओगे,
देन आप आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओगे, देन इसके बाद एक फोर्थ सेंटेंस जो है वो रैंडम हो सकता है। आप आपकी हॉबीज बता सकते हो, फ्री टाइम में क्या कर सकते हो वो बता सकते हो, या कुछ और हो सकता है। सो दिस वे यू विल बी कवरिंग एटलीस्ट ऑफ 4 सेंटेंसेस, राइट। अब इसी में एक सब पॉइंट और ऐड कर लेते हैं कि काफी बार ऐसा हो जाता है कि हमें आंसर नहीं पता होता, कि एग्जामिनर हमसे जो पूछ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेट्स कंसीडर दिस वे। तो अब उसे मना करने का तरीका क्या होना चाहिए? अब आप डायरेक्ट ऐसे नोच कर दो तो एग्जामिनर के पास क्या क्राइटेरिया है आपको जज करने के लिए? थिंक इट इन अ लॉजिकल वे, या फिर आप सिर्फ इतना बोल दो आई डोंट नो वेरी मच अबाउट दिस। तो क्या आपके पास उतना स्कोप है कि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे सके? देखो, ये बात सब जानते हैं कि स्पीकिंग आपका नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है। मतलब आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज कितनी है इस बात पे आपका जजमेंट नहीं होगा। आपका जजमेंट इस बात पे होगा कि आप बोल कितना रहे हो। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन ना भी होना तो कोशिश करो उसे थोड़ा लेंथी फॉर्मेट में बोलो। मतलब 4 अगर ना भी हो पाए तो एटलीस्ट 3 तो होना ही चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, examiner is talking about artificial intelligence, so like what are the benefits of artificial intelligence, आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया। तो आप इसे डायरेक्ट मना करने के बजाय ऐसे मना कर सकते हो, there could be many possible advantages of artificial intelligence, as we see that many people are doing very well in it, and it's the productivity is increasing every day because of it. But right now I don't have enough information to answer this question. अब इससे क्या हुआ? आपने एक जनरल इंफॉर्मेशन दी, देन आपने साथ में मना किया। तो इससे क्या हुआ? आपने मना भी कर दिया, साथ ही साथ आपके करीब करीब 3-4 सेंटेंस भी कवर हो गए। तो इस बात का याद रखना है। बात क्लियर होनी चाहिए इतना ना। आज का वीडियो जो है मैं क्रिस्प और क्लियर रखूंगा। मतलब आज मैं लेंथी लेक्चर बनाने के बजाय टू द पॉइंट लेक्चर कवर करूंगा, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज का लेक्चर कंपैरेटिवली स्मॉलर रहेगा बाकी लेक्चर से। नाउ एड सेंटेंस कनेक्टर्स। सेंटेंस कनेक्टर्स आपको ऐड करने हैं, और सेंटेंस कनेक्टर को ऐड करना ही है। साथ ही साथ मैं आपको बोल दूं कोहेसिव डिवाइसेस भी ऐड करनी है, मतलब जिससे आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर पाओ, वो सारे वर्ड्स आपको यूज करने। एंड फर्दरमोर अलोंग विद दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउएवर, नेवरदलेस, मीनवाइल, जो आप राइटिंग में सारे यूज करते हो वो यहां भी यूज किया जा सकता है। अब जनरली मैंने क्या देखा है कि जो स्टूडेंट ये दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बैंड 7 इजी हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं बैंड 7 के लिए, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिस पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। ऑफ कोर्स ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है। मतलब वो जो 4 क्राइटेरिया है मार्किंग क्राइटेरिया, उसके अलावा हटके मैं ये चीजें बता रहा हूं। मतलब इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सेंटेंस कनेक्टर्स ऐड कर रहे हो तो ग्रामर की गलतियां करोगे। देन ये क्लियर हुआ कि 4 सेंटेंस एटलीस्ट बोलने हैं, देन सेंटेंस कनेक्टर्स आपको ऐड करना ही करना है। इतने पे आपका बैंड 7 जनरली आपको आ जाएगा। बस कंडीशन ये है कि ग्रामर की मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। एंड देन अब मैं बात करूं बैंड 7.5 और बैंड 8 की।
इसके लिए पॉइंट नंबर 3, एड इडियम्स। राइटिंग में मैं आपको इडियम्स लिखने के लिए मना करता हूं, लेकिन यहां अगर आपको बेटर स्कोर चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इडियम्स ऐड करना ही पड़ेगा। आप इडियम्स ऐड करो, आपका बैंड स्कोर बेटर आएगा। मतलब 7.58 तक बैंड स्कोर बिल्कुल जा सकता है अगर आप इडियम को प्रॉपर फॉर्मेट में यूज कर रहे हो। मतलब सिर्फ यूज नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से यूज करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ यूज कर रहे हो एंड प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आपका लेक्सिकल के मार्क्स कट जाए। राइट, तो प्रॉपर तरीके से यूज करना है, दैट मैटर्स। क्योंकि देखो इडियम्स जो है वो सिर्फ लेक्सिकल के मार्क्स इंप्रूव कराने के पर्पज से ही है। अब आप सेंटेंस कनेक्टर ऐड कर रहे हो, राइट, अब आप उसमें इडियम्स भी ऐड कर दो। आप ऑलरेडी एग्जामिनर को उतनी लेंथ दे रहे हो कि वो आपको जज कर सके, तो ऑब्वियसली मार्क्स मिलेगा आपको अच्छा, डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलेगा अगर ये चीजें फॉलो कर रहे हो तो। राइट, ये 3 स्टेप से 7.5 तक आप जा सकते हो। राइट, अब एक सिली मिस्टेक्स जो आप लोग जनरली करते हो, और ये मैंने हर बार देखा है कि अगर आपने ये मिस्टेक करी है तो आपका 0.5 बैंड स्कोर कम हुआ है। तो ये मिस्टेक अवॉइड करना है। क्या है मिस्टेक, देखो ध्यान से। डोंट आस्क एग्जामिनर टू रिपीट द क्वेश्चन। Don't ask examiner to repeat the question. मैंने ये हर बार देखा है। मतलब जिस स्टूडेंट को मैं पिक करूं, जिसने क्वेश्चन पूछा है, उसका बैंड 5 लेस आया है। जिस स्टूडेंट का मुझे लग रहा था कि बैंड 7 आएगा, उस स्टूडेंट का बैंड 6.5 आया। जिस स्टूडेंट का मुझे लग रहा था 7.5 आएगा, उसका बैंड 7 आया। रीजन, एग्जामिनर से क्वेश्चन रिपीट करवा लिया। इससे एग्जामिनर को यह फील आता है कि आप टॉपिक को समझ नहीं पाए हो। मैं ये बात बिल्कुल समझ रहा हूं कि नॉइज हो सकता है, हालांकि नॉइज तो जनरली नहीं होता, लेकिन कोई और रीजन हो सकता है, लेट्स से XYZ व्हाटएवर रीजन, आप नहीं सुन पाए एग्जामिनर को और आपने रिपीट करवा दिया क्वेश्चन, उस पर बैंड 5 आपका कटेगा। ये बहुत क्लियर बात है, ऐसा जनरली देखा गया है। मतलब जितने स्टूडेंट को मैंने एग्जामिन किया है, जितने क्वेश्चन, जितनी बार एग्जामिनर ने नॉट एग्जामिनर जितनी बार स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, उतनी बार 0.5 का बैंड स्कोर कम आया है। तो इस बात का थोड़ा याद रखना। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ठीक है, तो जब वो नहीं सुन पाते तो गलत आंसर दे देते हैं। देन एग्जामिनर को ना चाहते हुए क्वेश्चन रिपीट करना पड़ जाता है, आप नहीं पूछ रहे उसके बाद भी। ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इन शॉर्ट, एग्जामिनर तो क्वेश्चन रिपीट कर ही रहा है ना, इस बात से ये तो समझ आ ही रहा है ना कि आप समझ नहीं पाए हो क्वेश्चन को। तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को एक बार में समझ पाए कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। राइट, अब ये 4th पॉइंट यहां पिक्चर की वजह से प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, तो नोट्स बनाते टाइम आप नोट कर लो, मैं आपको बता देता हूं। डोंट आस्क एग्जामिनर टू रिपीट द क्वेश्चन। राइट, ये 4था पॉइंट है जो आपको स्पेशली याद रखना है। राइट, इन 4 पॉइंट के बिहाफ पे आई कैन से आपका बेटर स्कोर आ जाएगा। मतलब अगर आप टारगेट 7 कर रहे हो तो आ सकता है 7.5 और इवन 8 तक आ सकता है। अब नाउ मैनी स्टूडेंट विल बी सेइंग कि सर आप 8 तक का क्राइटेरिया तो बता रहे हो, अब परफेक्ट 9 कैसे आएगा? तो बेटा परफेक्ट 9 डिपेंड्स, एक मिनट में पॉइंट नंबर 5 लिख के बता रहा हूं। नाउ परफेक्ट 9 डिपेंड्स, ये 4 क्राइटेरिया के बाद तो परफेक्ट ग्रामर,
आपकी ग्रामर परफेक्ट जा रही है तो आपका बैंड 9 आ रहा है। अब परफेक्ट ग्रामर से मेरा क्या मतलब है तो समझना, मतलब परफेक्ट ग्रामर है तो ये तो वो वाली बैंड डिस्क्रिप्टर वाली बात हो गई कि आपने सिर्फ लिख दिया कि परफेक्ट ग्रामर है। परफेक्ट ग्रामर क्या है वो यहां समझते हैं। परफेक्ट ग्रामर मेनली अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ये प्रॉपर होना चाहिए, पहली कंडीशन। देन उसके बाद आप प्रोनाउन कैसे यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रोनाउन के बाद जो मेनली आप लोग मिस्टेक करते हैं वो करते हैं प्रीपोजिशंस में। प्रीपोजिशंस में आप लोग मिस्टेक करते हैं। ये कुछ क्राइटेरिया है जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप ग्रामर के बारे में बात करें, राइट। और जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे तब स्पेशली याद रखना है। आप लोग गलती और कहां करते हैं, आप लोग गलती करते हैं सिंगुलर प्लूरल में, कि कब सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, कब सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। ये गलतियां भी जनरली आप लोग कर देते हैं, तो ये इसका भी स्पेशली याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं ये ईच हुआ, एवरी हुआ, इसके साथ क्या यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है। अब राइटिंग में तो आपको याद रहता है कि सिंगुलर यूज होना है, स्पीकिंग के टाइम कभी कभी आप लोग मिस्टेक कर देते हो, आप बोलते थे ईच बॉय आर डूइंग ना इज डूइंग। सेम वे में आइदर नाइदर के साथ आप राइटिंग के टाइम पे याद रखते हो कि सिंगुलर आना है, जब स्पीकिंग की बात आती है तो आप लोग मिस्टेक कर देते हो। तो ग्रामर, परफेक्ट ग्रामर होने का ये मतलब है कि ये, अब देखो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जहां आप लोग जनरली गलती करते हो। अब मैं सारे ग्रामर के टॉपिक लिख दूं तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा, राइट। ये मेन पॉइंट्स हैं जहां आप लोग गलती करते हो, तो मैंने नोट डाउन कर दिया। अब इसमें मैं एडजेक्टिव लिख दूं तो एडजेक्टिव में आप लोग तो उसमें लिखने का क्या मतलब है, ये आप भी समझ रहे हो कि बेसिक गलतियां तो नहीं करनी है। ये मैंने वो पॉइंट्स हाईलाइट किए जहां आप लोग मेनली गलतियां करते हो, राइट। अदरवाइज जब फोकस वाली बात हो तो ऑब्वियसली सारे पार्ट ऑफ स्पीच पे ही ध्यान देना है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब आप पैसिव का यूज करोगे, पैसिव सेंटेंसेस का यूज करोगे तो उससे एग्जामिनर बेटर है आई एम सॉरी, एग्जामिनर पे बेटर इफेक्ट आएगा। इसमें आपको लेक्सिकल के भी मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपको ग्रामर के भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये 6 क्राइटेरिया जो है वो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपका जो स्कोर है वो काफी हद तक अच्छा आ जाएगा। मतलब मैं ये क्राइटेरिया बता रहा हूं, अगर आप 6 क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो तो ये स्कोर आपका कोई मुश्किल चीज नहीं है, राइट। इसका थोड़ा ये सारी चीजें, अब अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप यूज कितना कर रहे हो। अगर आप इनमें से कुछ पॉइंट्स को यूज करोगे तो ये आपका स्कोर आ जाएगा 7, 7.5। थोड़े और रूल्स यूज कर लोगे तो 8 आ जाएगा, और सारे के सारे रूल्स यूज कर लोगे तो ऑफकोर्स 8+ आ जाएगा। बेटा वन मोर थिंग के ये कुछ हाइलाइट्स हैं, मतलब आई एम नॉट क्लेमिंग कि इसके बिहाफ पे ही आपका 9 आएगा। इसके अलावा और सारे पॉइंट्स हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक ब्रॉड हाईलाइट दे दी। मतलब अगर मैं 20 मिनट के लेक्चर को सम अप करूं तो ये एक हाईलाइट है, ओवरऑल नहीं है। मतलब तमाम सारी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। प्रोनाउंसिएशन मायने रखता है, आपकी फ्लुएंसी मायने रखती है, लेकिन ये कुछ एक बड़े क्राइटेरिया हैं जिससे आपके बैंड स्कोर में चेंजेस ज्यादा आएगा। मतलब अगर मैं फ्लुएंसी की बात करूं तो फ्लुएंसी उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। मतलब अगर आपका बैंड स्कोर ये जा रहा है 6, 6.5 जा रहा है तो 7 और 7.5 में फ्लुएंसी का उतना ज्यादा रोल नहीं रहेगा। एनीवेज आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया है, मतलब सेक्शन वाइज स्कोर तो ऑब्वियसली नहीं आएगा आपको। तो विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आई एम सेइंग कि फ्लुएंसी 6.5 के बाद 7 और 7.5 पे उतना अफेक्ट नहीं करेगी। सेम वे प्रोनाउंसिएशन का स्कोर अगर आपका 6.5 जा रहा है
तो 7 और 7.5 पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये कुछ ब्रॉड क्राइटेरिया मैंने आपको दिए जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। अब ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस से आएगा। अब स्पीकिंग के लिए आपकी क्लासेस यहां यूट्यूब पे कैसे कंडक्ट कराई जाएं, ये मैं टीम के साथ डिस्कस कर लूंगा। मतलब ये हो सकता है कि मैं आपका जूम पे या फिर गूगल मीट पे लेक्चर रिकॉर्ड कर लूं 1-to-1 फीडबैक देने के हिसाब से, देन उसे यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, ये हो सकता है। या लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह जो भी हो सकता है, आई विल बी डिस्कसिंग विद द टीम। और जो भी होगा आपको इंफॉर्मेशन मैं वीडियोस के थ्रू ही दे दूंगा, राइट? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको उसके थ्रू मिल जाएगी, राइट? चलो, तो ये रहा एक स्पीकिंग का ओवरव्यू एक बेटर स्कोर करने के लिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।